हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस .com में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतिहास का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। जैसे आपका पहला चैप्टर का नाम था एटीएम मन की तथा अस्थियां, जहां पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो दूसरा चैप्टर में हम लोग राजा, किसान और नगर, यानी कि उस वक्त में राजा की स्थिति, किसान की स्थिति और नगर की स्थिति क्या थी, कैसी थी, उन्हीं के बारे में जानेंगे। यानी कि जैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाता है तो उनके बाद वैदिक सभ्यता आती है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जैसे एक हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता था, तो विकसित सभ्यता खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। उनके बाद फिर धीरे धीरे लोग गरीब हो गए, फिर गरीब बहुत गरीब हो गए, है ना। फिर धीरे धीरे विकास करके करके एक मगध महाजनपद बनाया। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद जो सभ्यता आई थी उन्हें ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है, या फिर उन्हीं को हम लोग आर्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई थी, इसके लिए इसको हम लोग आर्य सभ्यता भी कहेंगे, है ना। और इस सभ्यता में जो है बहुत बुरा हाल था। जैसे हड़प्पा सभ्यता को हम लोग विकसित सभ्यता बोलते हैं, ग्रामीण सभ्यता बोलते हैं, शहरी सभ्यता बोलते हैं। ठीक वैसे ही उसका उल्टा बोलते थे वैदिक सभ्यता को, जिसको बोलते थे हम लोग ग्रामीण सभ्यता। तो आप कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो है बहुत खराब स्थिति में था, है ना। तो देखिए 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व की जो टाइम है उनको हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जिनको हम लोग शहरी सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला था? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ठीक 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है वो चला था वैदिक सभ्यता, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण सभ्यता। तो ग्रामीण सभ्यता में आप समझ सकते हैं मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, कितने गरीब होते होंगे, है ना। तो इस वक्त की जो राजा की स्थिति, किसान की स्थिति और नगर, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में, इतिहास का दूसरा चैप्टर में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो आज जो है हम लोग इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे, साथ ही खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारा चीज आपको यहाँ पर जो है कवर करवाएंगे। यानी कि जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी आपके एग्जाम में या तो पूछा गया है या फिर पूछने का बहुत ही ज्यादा चांस है, उन सभी तरह के प्रश्नों को करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठिए, हेडिंग दीजिए राजा, किसान और नगर, जो कि इतिहास का दूसरा चैप्टर है। यहाँ पर सारे प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी पूरा थ्योरी को, पूरा एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कोर्स जो है वो अवश्य ज्वाइन करना होगा। और कोर्स के बारे में तो आप सबको पता है, एक है बिहार बोर्ड के लिए संकल्प बैच और अदर बोर्ड के लिए सफलता बैच। ये दोनों कहां पर मिलेगा? तो ये दोनों आपको तनु क्लासेस ऐप पर मिलेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा तनु क्लासेस ऐप को। वहां पर आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। हर तरह का थ्योरी और पीडीएफ पढ़ने के लिए, हर तरह का पीडीएफ लेने के लिए, टेस्ट देने के लिए, लाइव क्लास करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बने पॉइंट को पढ़ लेंगे जो कि आपके लिए जरूरी है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि फिर भी इसको नहीं खरीद पाएंगे, फिर भी इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये उनके लिए। लेकिन अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर पाते हैं तो प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए तो देखिए इस अध्याय में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी, है ना। यहाँ पर राजा, किसान और नगर की जो स्थिति है वो कैसी थी। अब सबसे पहले ये जनपद और महाजनपद होता है क्या है, इसको समझते हैं। देखिए जनपद का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे एक जिला होता है, पटना, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, जितना भी जिला है, गया, आरा, सबका नाम नहीं ले पाएंगे करते जिला का नाम। तो जिला जो है वो जनपद उसको बोल सकते हैं, और महाजनपद जो है वो राज्य को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मगध आपका था, मगध जो आपका था, तो ये क्या था? ये महाजनपद था। यानी कि जनपद के सामने महा लग गया, है ना। तो ये क्या था? आपका महाजनपद था। तो ये क्या हो गया? आपका राज्य हो गया। क्योंकि मैंने क्या कहा कि महाजनपद का मतलब आप राज्य समझिए और जनपद का मतलब आप डिस्ट्रिक्ट समझिए। तो ऐसा भूमि का टुकड़ा या भूखंड जहां लोग घर बताते हैं, है ना, जहां लोग घर बताते हैं, उसे जनपद कहा जाता है। जनपद का इस्तेमाल प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में भी मिलता है। और जो जनपद का जो इस्तेमाल है वो प्राकृतिक जब भाषा चलता था, इशारों पर जब बात होती थी, साथ ही साथ जो संस्कृत भाषा है वहां पर भी इन जनपद के बारे में पता चलता है ना। जनपद का मतलब होता है जिला और महाजनपद का मतलब होता है राज्य। सिंपली आप समझने के लिए समझ सकते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 16 राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें जो शक्तिशाली राज्य है उनका नाम है मगध। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे देखिए प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनशील काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में अक्सर आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते इस्तेमाल और सिक्कों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ जोड़ा गया। कहने का मतलब है आप सबको ये बात पता होगी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पर लोहे का खोज बिल्कुल भी नहीं हुआ था, है ना। लेकिन वैदिक सभ्यता आते आते लोहा का खोज हुआ, और लोहा का खोज इस प्रकार हुआ कि इसको परिवर्तनशील काल कहा गया। लोग बहुत ज्यादा विकास करने लगे, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और लोहों की वजह से सिक्का बहुत ज्यादा बनने लगा, और सिक्का का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होने लगा, है ना। और इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म भी आया, इसी काल में,
है ना, अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ उसी वक्त में, ठीक है। और बौद्ध और जैन आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। जो आने वाला अगला चैप्टर है वहां पर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसी काल में, यानी कि जब वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी, तो आपको बता दिए 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच वैदिक सभ्यता थी। तो इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको अक्सर पूछा जाता है वैदिक सभ्यता के बारे में। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के खत्म होने के बाद, यानी कि पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है कि ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, ये आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। किसके द्वारा? आर्य लोगों के द्वारा, क्योंकि आर्य लोग जो था वो हड़प्पा सभ्यता को खत्म किया था, हमला किया था और उन्होंने वैदिक सभ्यता को बनाया था, ठीक है। और ये सभ्यता कब से कब तक चली? तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता चली थी। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। अच्छा, इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो हमें वेदों से मिलती है। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए इस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो हम लोगों को वेदों से मिली थी, और उसी वक्त में वेद वगैरह भी लिखना शुरू हो गया था जब वैदिक सभ्यता यहाँ पर था। इसीलिए तो हम लोगों को पता चला वैदिक सभ्यता के बारे में, क्योंकि जब इस किताब को लिखा जा रहा था उस वक्त में, जिस वक्त में वेद को लिखा जा रहा था, तो उस वक्त में वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों को वहां से मिलती है, ठीक है। और ये सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता भी कहलाती है, याद रखिएगा ग्रामीण सभ्यता कहलाती है। यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती थी, कहाँ पर? वैदिक सभ्यता में, ठीक है। 4 वेद का नाम आप सबको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, अर्थवेद, अर्थवेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद का नाम याद रखना, टोटल 4 वेद, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और महाभारत के बारे में भी आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। महाभारत है, उनके बाद फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा आता है अशोक का धर्म के बारे में। अशोक का धर्म जो कि एक प्रकार का धर्म था, ठीक है, जो कि अशोक के द्वारा चलाया गया था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार किया। अब अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख के बारे में हम आपको पहले भी डेफिनेशन दे चुके हैं कि जैसे क्या होता था कि पहले जो है ना कॉपी कलम वगैरह नहीं होता था, है ना। तो पहले या तो पत्थर पे लिख दिया जाता था या किसी बिल्डिंग पे लिख दिया जाता था। जो पत्थर वगैरह होता था, पेड़ पौधे होता था या कोई लकड़ी होता था, वहां पर कोई चीज को लिख दिया जाता था। और उसी अभिलेखों से आज हम लोगों को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, उसी को अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेखों के माध्यम से जो अशोक था, है ना, उन्होंने धर्म का प्रचार किया और धम्म का प्रचार किया। धम्म भी एक प्रकार का धर्म था जो कि अशोक के द्वारा चलाया गया था। और इस धम्म में खासियत ये थी कि जितने भी अच्छी बातें थी सभी धर्म में, उन चीजों को मिला करके इस धम्म को बनाया गया था, इस धर्म को बनाया गया था, ठीक है। अशोक के धर्म के अनुसार क्या था, यानी कि अशोक के धर्म में क्या लिखा हुआ था कि बड़े के प्रति सभी को आदर होना चाहिए, यानी कि बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता होनी चाहिए, अर्थात सहानुभूति होनी चाहिए। जो भी सन्यास थे, जो भी ब्राह्मण थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाओ। साथ ही साथ सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार हो, यानी कि जो सेवक है, जो दास है, यानी कि कहने का मतलब है जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके नौकर हैं, कहने का मतलब ये जो आपके नौकर हैं, या फिर जो दास है, दास का मतलब दास दासी होता था। दास मतलब जिसको खरीद लिया जाता था उस वक्त में, है ना, नौकर को खरीद लिया जाता था। तो उनके साथ अच्छा व्यवहार हो और दूसरे का धर्म का सम्मान करनी चाहिए, यानी कि दूसरे का धर्म का सम्मान करनी चाहिए। जो आपका धर्म है वो तो है ही, लेकिन जो दूसरे का धर्म है उसका भी सम्मान करो, है ना। ये सभी धर्म में सिखाई जाती है कि दूसरे धर्म का सभी को सम्मान करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, कोई भी हो, क्योंकि धर्म सभी को अच्छी बातें सिखाती है। कुछ लोग अगर गलत हो जाते हैं तो कुछ लोग की वजह से आप किसी भी धर्म को गलत नहीं कह सकते हैं, है ना। वैसे ही जो है सेम यहाँ पर अशोक का धर्म में भी सरासर लिखी हुई थी, यानी कि जो भी अच्छी बातें थी, तो अच्छी बातें तो यही सब है। धम्म के प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की, है ना। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति क्यों की थी? धम्म की प्रचार करने के लिए, ठीक है। अब अशोक का धर्म किसे कहते हैं? तो बस आपको वही सब लिख देना है जी, कोई पाप नहीं करना, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। धर्म है प्राणियों का वध ना करना, है ना, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना। ये जो है अशोक का धर्म था, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त के राजा के बारे में पूछा जाता है। समुद्रगुप्त जो है मतलब कि राजा जो है कब से कब तक शासन किया था? तो 350 से 380 तक लगातार ये शासन किया था, है ना। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। याद रखिएगा, ये जो समुद्रगुप्त है वो राजवंश के चौथे राजा थे, साथ ही साथ जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसके उत्तराधिकारी थे। उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है कि मेरे बाद अब यही बनेगा, है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी है वो समुद्रगुप्त था, यानी कि इनके बाद अब राजा कौन बना? समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त जब राजा बने तो उस वक्त में जो पाटलिपुत्र है उनकी साम्राज्य की राजधानी थी। कौन? पाटलिपुत्र, ठीक है। वे जो है वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते थे। कौन? समुद्रगुप्त। वो जो है बहुत बड़े सफल सेनानायक और सम्राट माने जाते थे, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये तो आप सबको पता होगा। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, साथ ही साथ भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और उसी के शासन
शासनकाल में जो है स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी। किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, वे एक उदार शासक थे, वीर योद्धा थे और कला के संरक्षक थे, है ना। तो ठीक है, अब हम लोग चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी बहुत सारा थ्योरी है आपके लिए, आप लोग पहले के स्टूडेंट होंगे, पुराने स्टूडेंट को पता होगा। पीडीएफ वगैरह जरूर ले लीजिएगा, अगर आप कोर्स में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो अपने से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, बाकी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपकी बहुत ही कम प्राइस में पूरे साल मात्र 166 रुपया मंथली आपको पड़ता है। आपको कई बार ये बात बोले हैं, और बहुत ही कम प्राइस में आपको पढ़ाया जा रहा है और बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी कराई जा रही है ना। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाइए। ठीक है, टॉपर अगर आप बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर में अपना स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये कोर्स का प्राइस मानते हैं कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोगों ने बहुत कम प्राइस रखने का प्रयास किया है, इतना कम हो सके उतना हम लोगों ने किया है। आप बच्चों समझ सकते हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा टीम होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ऑनलाइन वर्क है, नेट, इंटरनेट, बहुत सारा चीज़ होता है, सारा चीज़ हम नहीं बता सकते, है ना। तो सारा चीज़ों को जोड़ करके जो है कोर्स का प्राइस रखा गया है, और वहाँ पर आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाता है। यहाँ पर तो एक वीडियो में, वहाँ पर कम से कम 2 घंटा या 2.5 घंटा का क्लास चलेगा, तब ये चैप्टर समाप्त होगा, उनके बाद ये क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, है ना। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए जिससे हो सके। जो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने से मेहनत करिए, कॉपी कलम निकाल करके सारा चीज़ों को नोट करिए। पीडीएफ जरूर ले लीजिए आप ऐप में जा करके, है ना। पीडीएफ से भी आप बहुत सारा तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोर्स अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आप तो लाइव क्लास वगैरह, टेस्ट वगैरह सब कुछ बिल्कुल आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, क्षेमेंद्र रचना यहाँ पर कौन सी है आप लोग को बताना है कि क्षेमेंद्र के द्वारा यहाँ पर किस पुस्तक को लिखा गया है। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वृत्त कथा मंजरी। ये जो वृत्त कथा मंजरी है, ये जो है क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। बाकी ये जो अर्थशास्त्र है, ये आपका कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। पूछा जाता है कि बताइए जो अर्थशास्त्र किताब है वो किसके मतलब कि कौन लिखा है, तो ये जो है कौटिल्य लिखा है। ठीक है, और बाकी वृत्त कथा मंजरी जो है वो आपका क्षेमेंद्र लिखा है। याद रहेगा आप लोगों को, बहुत जबरदस्त है। और ये जो अर्थशास्त्र है ये किस पर आधारित है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र के बारे में बताता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति के बारे में बताता है, उस वक्त का राजनीति जब यहाँ पर कौटिल्य जी आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका किसकी रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको देखिए पूछा भी गया है, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा। याद रखिएगा, इंडिका जो किताब है वो आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। 3-4 किताब के बारे में अक्सर आपको पूछा जाता है, जैसे कि अल-बिरूनी के द्वारा जो किताब लिखा गया तो उनका नाम था किताबुल हिंद। उसी तरीके से जो रेहला किताब है वो लिखा गया था आपका इब्न बतूता के द्वारा, जो कि मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को का रहने वाला था। ठीक वैसे ही आपको पूछा जाएगा इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, और अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा भी और कौटिल्य के द्वारा भी लिखा गया था। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को याद होनी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको 2 प्रश्न यहाँ पर बनता है। सबसे पहले बताइए कौन सा शासक है जिसको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, और कौन सा शासक है जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है और साथ ही साथ भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या? भारत का नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, क्योंकि ये जो है समुद्रगुप्त जो है वो बहुत बड़े विजेता थे। ये इसका जो मतलब कि ये जो ना बिल्कुल नेपोलियन के जैसा ही था, ये भी विजय बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा जीत हासिल करते थे, है ना। इसीलिए इन लोगों ने इनको कहा कि ये जो है बिल्कुल नेपोलियन है, नेपोलियन के जैसा, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, चलिए नेपोलियन के बारे में आप लोग जानते हैं ना। नेपोलियन की जैसे फ्रांस की जो क्रांति हुई थी और 1789 में, आप लोग को थोड़ा बता देते हैं, 10th क्लास का ये कहानी है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, उसी तरीके से एक और आपका नेपोलियन जो है, नेपोलियन मैं लिख देता हूं, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1814 में। ठीक है, 1814 में। और फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। तो ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी और ये जो नेपोलियन की मृत्यु हुई थी, क्योंकि नेपोलियन के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए थे, जैसे उन्होंने सभी को बराबर का अधिकार दिया, वो ऊंच नीच नहीं करते थे, जाति वगैरह वो सब चीज कुछ नहीं करते थे। ठीक है, तो 1814 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई और 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई। इन दोनों जगहों से, इन दोनों चीजों से, इन दोनों घटना से क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना पनपा, यानी कि यूरोप के लोगों में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बहुत तेजी से फैलने लगा। एक 1789 की क्रांति की वजह से और एक नेपोलियन की मृत्यु की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि नेपोलियन के द्वारा जो अच्छा काम किया गया था उनकी वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से पनपने लगा, बहुत तेजी से फैलने लगा। तो इसीलिए आज पूरी दुनिया में राष्ट्रीयता है। ये लोग बहुत बड़े
कारण है उसके, ठीक है। चलिए, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बिल्कुल महापिलुपति, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान है उसको महापिलुपति कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से महिला संत थी, मीरा, अंडाल, कराइकल या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग को बताना निम्नलिखित से महिला संत कौन थे, बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, ठीक है। देखिए, जो बच्चे कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है, तो उनको तो ये लाइव क्लासेस में ये ऑब्जेक्टिव सारा मतलब कि थ्योरी वगैरह पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं पढ़ाया गया तो साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं और अगर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज आप लोग संकल्प बैच ज्वाइन कर लीजिए, अगर बिहार बोर्ड से हैं तो, और दूसरे बोर्ड से हैं तो सफलता बैच जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपकी लाइव क्लास पढ़ाई होती है। लेकिन अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, फिर भी किसी कारणवश हो सकता है, पैसे की प्रॉब्लम हो, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, तो जो पिछले साल का जो कंटेंट है अवेलेबल, ठीक है, जो भी थ्योरी वगैरह पिछले साल पढ़ाया गया है उनको आप जरूर देखिए, वो भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर नहीं कर पाते हैं ज्वाइन तो, और ज्वाइन कर पाते हैं तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बताना महिला संत कौन थी, बिल्कुल 5 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी मीरा, अंडाल, कराइकल। चलिए, धम्म की शुरुआत किसने करी थी, बहुत आसान प्रश्न है, आप सबको पता होगा अशोक के बारे में, अशोक का धम्म कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अशोक ने जो है वो धम्म की शुरुआत करी थी। अशोक जो कि बहुत अच्छे शासक थे, कहने का मतलब है कि अशोक जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, अशोक जो कि बौद्ध धर्म को फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका किसका है, अशोक का है ना। तो अशोक ने जो है धम्म की शुरुआत करी, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो अभी हमने बताया कि समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो एक यूरोपीय शासक है जिनका नाम है नेपोलियन, इसी से की जाती है, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो नेपोलियन के शासक से, नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे 7वें नंबर प्रश्न का। फटाफट मेरे साथ साथ आप लोग आंसर दीजिएगा, और जो भी प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हो तो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जाती है। चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को बताना है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, चंद्रगुप्त था, बिंदुसार था, अशोक था या फिर कुणाल था। बिल्कुल 8 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है तो चलिए अच्छे से पढ़िए। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी, आप लोग को फटाफट बताना है, पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, श्रवणबेलगोला में या फिर उज्जैनी में। 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा श्रवणबेलगोला में, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस धर्म को मानने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानने वाला था, ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने करी थी, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है वो गौतम बुद्ध ने करी थी। किसने, गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। उसी तरीके से जैन धर्म की जो शुरुआत है वो किसने करी थी, वैसे तो टोटल 24 तीर्थंकर आए थे, लेकिन ज्यादा जो क्रेडिट दिया जाता है, जो श्रेय दिया जाता है वो है महावीर को, ठीक है। ये जो है 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्या होता है, तो जैसे शिक्षक होता है उसी को जैन धर्म में तीर्थंकर बोला जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल यहाँ पर रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानने वाला था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, अशोक था, कुणाल था, संपरिता या फिर विदर्थ था। आप लोग को बताना है कि मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है वो कौन था, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा वृद्धरथ, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, फटाफट आप लोग को बताना है। जब तक मैं फैन चला देता हूं आप लोग बताइएगा कि मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान है वो कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। बिल्कुल 12 का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा पनियाध्यक्ष, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपको जाएंगे 13, मौर्य वंश की राजधानी कहां थी, विदिशा थी, दिल्ली थी, पाटलिपुत्र थी, राजगीर थी। आप लोग को बताना है कि मौर्य वंश की जो राजधानी है वो कहां पर थी। बिल्कुल 13 का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां स्थित था, तो मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य है वो आपका उड़ीसा में स्थित था, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, तो मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता है वो आपका था राजकीय कर संग्रह अधिकारी, यानी कि ऑप्शन बी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य काल में ब्राह्देय क्या था, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट आप लोग जवाब देंगे। मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में जो ब्राह्देय था वो क्या था, पशुदान था, धनदान था, भूमिदान था या फिर कृषिदान था। बिल्कुल 16 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भूमिदान, ठीक है, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है
यानी कि सिंपली उनको धर्म के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है, क्योंकि पहले वो हिंदू धर्म में थे लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म में आ गए थे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कलिंग का युद्ध के बारे में जानते हैं ना, कलिंग का युद्ध, कलिंग का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था, आप लोग को बताना, फटाफट कमेंट में करना है। ठीक है, और कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, तो ये जो कलिंग का युद्ध है इसमें अशोक की जीत हुई थी, लाखों लोग यहाँ पर मारे गए थे, है ना। तो अशोक का जो है मतलब कि अशोक इस युद्ध को जीता था, लेकिन अशोक का ये युद्ध आखिरी युद्ध है। इनके बाद अशोक जो है वो हिंसा को छोड़ दिया, वो अहिंसा का रास्ते में आ गया, यानी कि वो खून खराबा को छोड़ करके वो अच्छे रास्ते में परम पुजारी बन गए। ठीक है, वो अहिंसा का परम पुजारी बन गए, वो हिंसा को छोड़ दिया। तो खून खराबा अशोक जो है कौन सी युद्ध में छोड़ा था, यानी कि वो हिंसा को कौन सी युद्ध में छोड़ा था, वो था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो है वो आखिरी युद्ध था अशोक के द्वारा। इनके बाद वो जो है बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए और अपना बेटा बेटी को जो है पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेज दिया धर्म के प्रचार करने के लिए। कौन से धर्म के प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है वो बौद्ध धर्म था। अगला है आपका, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। देखिए, महेंद्र और संघमित्रा, तो ये कौन था उनका, बोलेगा ये कौन था उनका, ये उनका बेटा यानी कि पुत्र और पुत्री था। पुत्र का नाम था महेंद्र, अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। तो इनको जो है धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था। कहां पर, श्रीलंका, और उस वक्त में श्रीलंका को सिन्हल द्वीप कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का। अगला है, अशोक किस वंश का शासक था, नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, चोल वंश का। आप लोग को बताना है, मौर्य वंश के बारे में पढ़े होंगे, गुप्त वंश के बारे में पढ़े होंगे, डिटेल में आपको सारा चीज कोर्स में पढ़ाया जाता है, संकल्प बैच में या फिर सफलता बैच में। अगर बिहार बोर्ड से हैं तो संकल्प बैच को ज्वाइन करना है और इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है। फी जो है वनली 1999 है, अभी पूरे साल का फी है, ये आपका 12 महीने का फी है, यानी कि 166 रुपये जो है आपका मंथली पड़ता है पूरे मतलब कि सभी सब्जेक्ट का। याद रखिएगा 166 रुपये प्रत्येक मंथ। ठीक है, तो टोटल जो प्राइस है वो 1999 है कोर्स का। कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं ना ये सब कुछ आपको यूं समझ में आ जाएगा, मतलब समझिए कि तुरंत समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, अशोक किस वंश का शासक था, बिल्कुल 19 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा मौर्य वंश का। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। अशोक जो है कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। 20 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपगुप्त। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, राजगृह को नगरवधु का नाम था, राजगृह को नगरवधु का जो नाम था वो क्या था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शालवती। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। ये बात किसने लिखा था कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा जो है वो सुखी हो तथा प्रसन्न हो। इसका जो राइट आंसर है वो आपको आ जाएगा कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य वही जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है ना। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है, कौटिल्य। ठीक है, सभी प्रश्न जो है आपसे बन रहा है कि नहीं, एक बार फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो, ये बात किसने लिखा था, ये कौटिल्य ने लिखा था। राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहां पर थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो कलिंग की राजधानी है वो कहां पर थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तोशाली। ठीक है, ऑप्शन सी 23 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है वो कहाँ का वासी था, मालवा का रहने वाला था, कश्मीर का, तक्षशिला का, फिर पटना का। तो आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का खोज किया था ये जो है कहाँ का रहने वाला था, ये आपका पटना का रहने वाला था। याद रखिएगा, पटना का, बिहार से वो थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट कहाँ का वासी था, पटना का, बिहार से थे। ठीक है, बहुत, अरे एक समय में बिहार को बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता था। वैसे आज भी सबसे ज़्यादा जो IAS ऑफिसर है, सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर जो बनते हैं, है ना, तो बिहार से ही बनते हैं, यूपी और बिहार से। तो अभी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, उसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला तो यहाँ का जो भ्रष्टाचार है वही कारण है, और गरीबी वगैरह भी बहुत बड़ा कारण है ना। हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह बड़े बड़े नहीं है। कोई भी थोड़ा आप कुछ बड़ा करना चाहो तो यहाँ से आपको बिहार से बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं, लेकिन चलिए हम लोग इनको पार करेंगे। हम लोग आए हैं, साथ में चलेंगे। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के जो नगर होते हैं उनको कहा जाता है लौहयुगीन नगर। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग को यहाँ पर सिंपली यही समझना है, क्योंकि लोहा का जो खोज है वो हड़प्पा सभ्यता के वक्त में नहीं हुआ था, है ना, तो वो दूसरी बार में वैदिक सभ्यता में हुआ था, और वैदिक सभ्यता को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। इसलिए द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लौहयुगीन नगर कहा जाता है, क्योंकि लोहा का जो खोज है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था, और हड़प्पा सभ्यता पहला नगर था, दूसरा नगर आपको वैदिक सभ्यता हो गया, है ना। वैसे वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता के बाद जो मगध वगैरह आया था, मगध के बारे में आप सबको पता होगा, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद का नाम है मगध, और मगध
जो है मगध ही आज क्या है, बिहार है ना। और मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा अच्छा और केंद्र था किसका, व्यापार का, ठीक है। और मगध के बारे में आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, है ना। और मगध जो है वो व्यापार का केंद्र के साथ साथ मगध में पानी वगैरह की सुविधा थी, नदी वगैरह थे, पहाड़ वगैरह थे जिससे कि इनकी सुरक्षा हो जाती थी, है ना। और मगध ही जो है आज बिहार है। तो मगध में लोहा का खोज हुआ था और लोहा का खोज होने के बाद जो तरक्की किया फिर तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। चलिए, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, तो भारत का जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है वो है वोग्जा-कोई का अभिलेख। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे 26 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। बताना है आप लोगों को कोई मेगास्थनीज जो है वो किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। तो बिल्कुल 27 का यहाँ पर जो सही जवाब है, बहुत जबरदस्त, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस, ठीक है। इसी के राजदूत के रूप में, यानी कि उस वक्त में क्या होता था, एक मैसेंजर होता था, राजदूत होता था, है ना, कि जो कि हम कोई राजा हैं और हम कोई बात बोले तो कोई बात बोले जिस राजा को, तो उनको जाकर के बात को पहुंचाना, उसको राजदूत कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है वो किस यूनानी शासक के राजदूत थे, तो वो सेल्यूकस एक यूनानी शासक था, उन्हीं का जो है राजदूत था वो है मेगास्थनीज, है ना। मेगास्थनीज के बारे में आप सबको पता ही है ना, मेगास्थनीज। चलिए, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी किताब लिखा गया, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। चलिए, आपको शुरू में बताएं, मेगास्थनीज के द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। तो ये जो कलिंग युद्ध है वो तो अशोक के द्वारा किया गया था, और अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ठीक है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है वहीं पे कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, ठीक है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है वहीं पे कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध जो कि अशोक के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें अशोक की जीत हुई थी। चलिए, चीनी यात्री जो फायान है, याद रखिए, चीनी यात्री जो फायान है वो किस शासक के काल में भारत आया था, बताइए। अच्छा, फायान कहाँ का यात्री था, चीनी यात्री था। जैसे जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का था, फ्रांसवा बर्ने जो फ्रांस का था, अल बिरूनी जो कि उज्बेकिस्तान का था, ख्वारिज्म का था, है ना। तो ठीक वैसे ही जो फायान है वो आपका चीन का रहने वाला था। ये हम लोग जो 5वां चैप्टर आएगा, 5वां चैप्टर आपका आएगा यात्रियों के नजरिए इतिहास का, वहां पर इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था, तो चीनी यात्री जो फायान है वो यहाँ पर आया था विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। किसके काल में, विक्रमादित्य उस वक्त उसको कहा जाता है, और उसी को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, उसी के शासन काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो है आप लोग को बताना है कि मेगास्थनीज जो आया था भारत, तो वो किस शासक के दरबार में। देखिए, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस का, यानी कि मेगास्थनीज को कौन भेजने वाला था, वो है सेल्यूकस, जो कि यूनान का शासक था। लेकिन अब आपको बताना है कि जो वो भारत आया था तो किस शासक के दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन सी 30 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा के बारे में आप सबको पता होगा, है ना। पहले क्या होता था, आज से कई सौ साल पहले, कि अगर उनकी पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी पत्नी अगर जिंदा भी रहता था तो भी उनको मरना पड़ता था अपने पति के लिए, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई, इसलिए उनका पत्नी को भी मरना ही पड़ेगा, चाहे वो मरे, मतलब जिंदा ही होता था वो, है ना। तो इसी को सती प्रथा कहा जाता है, जो कि बहुत गलत था उस वक्त में, अभी तो खत्म हो गया है। उस वक्त में क्या होता था आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि अगर उनकी पति की मृत्यु हो जाए, अब मान लेते शादी हो गई, अब पति की मृत्यु किसी कारणवश हो गई, युद्ध में वगैरह वगैरह कैसे भी करके, तो उनका पत्नी को भी मरना ही पड़ता था, उसी आग में जलना पड़ता था, या फिर उसी कब्र में उनको दफना दिया जाता था। सती प्रथा इतना खत्म चीज़ था, खराब चीज़ था, है ना। और आप यूँ समझिए कि सती प्रथा में इस तरीके से लोग कैसे करते थे, तो उस वक्त में जब ये चीज़ हो रहा होता था तो लोग ना बहुत तेज़ से ढोल बजाते थे, है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे, बहुत ज़्यादा ढोल बजाते थे, जिसके कारण उस लड़की की जो आवाज़ है, जिसको मरना पड़ता था अपने पति के लिए, तो उनकी आवाज़ जो है ना कोई सुन ही नहीं पाता था। अब उनका जो दर्द है, हमको तो सोच करके ही मतलब रोंगटे खड़ा हो जाता है। तो उनका जो दर्द है, अब मान लीजिए ढोल वगैरह बज रहा हो और आवाज़ हो रहा हो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, आप लोग रामनवमी के दिन, मुहर्रम के दिन देखते होंगे ना आवाज़ किस तरीके से होता है, लेकिन तब भी धीरे होता है। उस वक्त में बहुत ज़्यादा चिल्लाया जाता, बहुत ज़्यादा जाता था, और बहुत ज़्यादा ढोल वगैरह बजाया जाता था, जिसके कारण जो औरत की आवाज़ है, जो उस लड़की की आवाज़ है, कोई सुन नहीं पाता था। और अब समझिए दर्द कितना बड़ा होता होगा। तो उस वक्त में उनको मरना पड़ता था, उसी को सती प्रथा कहा जाता है ना। और इन्हीं चीज़ों से जो है हिंदू धर्म से जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, है ना, ये दोनों धर्म जो निकला है, सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले उच्च नीच जाति था बहुत ज़्यादा, अभी भी है वैसे, है ना, कि तुम मेरा पानी को छू नहीं सकते हो, तुम जो है हम जो पानी में पी लेंगे, या फिर तुम पी लोगे तो तुम्हारा पानी को हम नहीं छुएंगे। तुमको शूद्र जो होता था उनको गाँव से जाने के लिए नहीं दिया जाता था, और उनको बगल में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। कोई प्लेट में झूठा खाना उनको खिलाया जाता था, उनका खाना
प्योर नहीं होता था, है ना, गांव में रहने के लिए नहीं दिया जाता था, और उनके पैर में घंटी लगा दिया जाता था ताकि लोग जो है जैसे ही वो आए हम लोग को पता चले और हम लोग अपना सिर झुका लेंगे ताकि उनको मेरे नज़र में नहीं आए। आप समझिए किस हद तक घिन करते थे लोग कि उनके पैर में घंटी लगा दिया जाता था। क्यों क्यों इसलिए लगाया जाता था ताकि वो जब चलेगा तो आवाज़ तो करेगा पैर, और जब आवाज़ करेगा उनको पता चल जाएगा कि अच्छा वो आ रहा है, चलो ठीक है अब अपना सिर घुमा लो या फिर वहाँ से उड़ जाओ। तो इस तरीके से होता था, मतलब कि अत्याचार होता था लोगों पर, है ना। तो यही सबसे बड़ा कारण है, और ये सती प्रथा वगैरह सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण लोग जो है वो हिंदू धर्म को छोड़ करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपना रहे थे, है ना। जैन धर्म जो है महावीर जिसकी स्थापना किया था 6वीं शताब्दी में, लगभग बौद्ध धर्म की भी स्थापना 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध ने किया। तो ये सारा चीज़ कब हुआ था? ये हुआ था उसी वक्त में, है कि नहीं? ठीक है। तो वैसे अभी ये सारा चीज़ बहुत कम हो गया है, लेकिन उस वक्त में होता था, ठीक है। इस चीज़ों का हम लोग इसलिए शिक्षा की ओर जाना चाहिए, एजुकेशन की ओर, और ये ऊंच नीच वगैरह ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी जिसका रिलीजन हो, जैसा भी हो, उनको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसका जैसा हो चलना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल सही से गुजारना है, जो जैसे कर रहा है करने दीजिए, बाकी हम लोग को अपना सही रास्ता पकड़ना है, क्योंकि पढ़ाई करने का यही सबसे बड़ा फायदा है ना। और जैसे भीमराव अम्बेडकर के बारे में सुनते होंगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में, कि वो जो है उनको क्लास में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, उनको खिड़की से वो पढ़ते थे, बाहर में बैठते थे, है ना। लेकिन वही भीमराव अम्बेडकर जो है 3-4 PhD का डिग्री को हासिल कर लिए और कानून लिख दिया। तो समझिए आदमी के अंदर अलग अलग तरह का क्वालिटी होता है, एबिलिटी होता है। हम लोगों को उनका रहन सहन देख के, उनका कपड़ा देख करके जांच परख नहीं करनी चाहिए, है ना। हम लोगों को पढ़ने का यही तो बड़ा मोटिव है। सिर्फ पढ़ने का मतलब सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं होता, पढ़ने का मतलब है सही और गलत को सही से पहचानना, है ना। सही कौन है, गलत कौन है, वोट किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, जाति के आधार पर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखना, यही तो है पढ़ने का मतलब। फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं जब अगर हम लोगों को वो गलत ही करना है और सही मतलब गलत ही रास्ते पे चलना है ना। चलिए, तो आज का ज्ञान ज़्यादा हो गया। तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, बताइएगा कौन सा अभिलेख है जहाँ पर सती प्रथा के बारे में बताया जाता है। तो वो अभिलेख है मेहरौली अभिलेख, है ना। उस अभिलेख का नाम क्या है? मेहरौली। ऑप्शन बी आपका 31 का सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासन काल का वर्णन है? बाणभट्ट की जो रचना है वो कादंबरी में किस शासन काल का वर्णन है? 32 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हर्षवर्धन का, इसी का जो है वर्णन किया गया है। देखिए, भाषण देना चाहे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट हम लोगों को समझनी चाहिए चीज़ें। हम लोग मजाक मजाक में ले लेते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत सीरियस होती है ना। गुप्त संवत जो है वो कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपको बताना है जो गुप्त वंश है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था और कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका, ठीक है। देखिए, गुप्त वंश जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की शुरुआत करी गई थी, और कब से कब कब की गई थी? 319 से 20 में, है ना। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने, वाराह मिहिर ने, कालिदास ने, विष्णु शर्मा ने। 34 का बहुत जबरदस्त, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा ने। याद रखिएगा, पंचतंत्र की जो रचना है वो विष्णु शर्मा ने किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है ना, उनका नाम क्या था? तो उनका जो नाम है वो था कुमारगुप्त, ठीक है। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम क्या था? कुमारगुप्त था। ऑप्शन डी 35 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जो कि स्वर्ण काल कहलाता है? 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गुप्त काल। इसी को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल है, या फिर किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं? तो गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं, है ना। स्वर्ण काल का मतलब अच्छा काल होता है, स्वर्ण मतलब आप ये समझ सकते हैं। 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? बताना है आप लोगों को, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है? 2, 4 या फिर 8 या फिर 10? आप सबको पता है अर्थशास्त्र में जो है टोटल 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है, यानी कि टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कहां पर? अर्थशास्त्र में। 8 प्रकार में जो 8 प्रकार में से जो 4 प्रकार का विवाह है उसको बेस्ट कहा गया है, और जो 4 प्रकार का विवाह है उसको वर्स्ट कहा गया है। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, है ना। तो 4 प्रकार का, क्योंकि 4 प्रकार का जो बुरा विवाह है उसमें क्या है? भगा के शादी करना, फंसा के शादी करना, और किडनैप करके शादी करना, है ना, और भी किसी किसी तरीके से। तो जो बुरे तरीके से शादी है वो 4 प्रकार में रखा है, जिसको हम लोग बुरे तरीके का शादी बोलते हैं, और जो उत्तम तरीका शादी है शादी करने का वो 4 तरीका है, ठीक है। तो टोटल 8 प्रकार के विवाह के बारे में अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत जबरदस्त है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के दौरान लिखा गया था, है ना। अर्थशास्त्र की जो रचना है वो हुई थी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी आपका
अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। 38 का राइट आंसर आपका सी होगा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? फायान थे, वेनसोंग थे, हर्ष थे, कुमारगुप्त थे। 39 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा वेनसंग, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। अगला है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? आप लोग को बताना है ऐसा कौन सा शासक है जिसको उनके सिक्का पर वीणा जो होता था ना, वीणा पहले बजाया जाता था, है ना, आप समझ सकते हैं, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट था जो बजाया जाता था पहले, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऐसा गुप्त शासक है जिनको एक सिक्का है ना, तो उस पर ना उनको वीणा बजाते हुए एक चित्र बना दिया गया है, वो वीणा बजा रहा है उसमें और वो चित्र बना दिया गया है एक सिक्का में। तो बताइए उस शासक का नाम क्या है? उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त, जिसको लिच्छवी दुहितर कहा जाता है, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सबसे अच्छे शासक थे, महान शासक थे, है ना, और इसी को सिक्का पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन सी 40 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके समक्ष में, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। बताइएगा उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त जो, यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत में जो अभिलेख प्राप्त किया गया है, जो अभिलेख पाया गया है ना, जो अभिलेख का खोज किया गया है, कहां पर? उत्तरी पश्चिमी भारत में। तो बताना है आपको कि उन अभिलेखों में कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी लिपि का, आरामाइक लिपि का, ब्राह्मी लिपि का, या फिर में से कोई नहीं। तो जो लिपि का खोज किया गया उस लिपि में किस तरह का लिपि का मतलब कि पाया गया है, यानी कि किस तरीके से कौन से लिपि में वहां पर लिखा गया है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खरोष्टी लिपि, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो है टोटल अभी तक जो अभिलेख है वो कितने प्राप्त हुए हैं? वो है 44, है ना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा 44 अभिलेख जो है अभी तक अशोक के प्राप्त हुए हैं। 42 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। अशोक द्वारा जो प्रचारित बौद्ध धर्म है वो कहां तक प्रचलित नहीं हुआ? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है नहीं हुआ तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ता है क्या कि अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां तक प्रचलित हुआ लिख देता है, श्रीलंका कर देगा, है ना, डायरेक्ट आंसर श्रीलंका कर देगा। अरे हाँ, श्रीलंका तक हुआ था, नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं हुआ। यानी कि अशोक जो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था, प्रसार कर रहा था, है ना, तो वो धर्म कहां तक नहीं पहुंचा, कहां पर नहीं फैल पाया, कहां पर इस धर्म का प्रचार नहीं कर पाया। तो अब आप लोगों को यहाँ पर राइट आंसर जो है वो लगाना है ब्रिटेन, है ना, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है यानी कि जो फॉलोअर है वो ब्रिटेन में नहीं है, ना के बराबर है। तो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचलित हुआ तो वो ब्रिटेन में नहीं हुआ था, बाकी सीरिया हुआ, श्रीलंका में तो हुआ ही हुआ, उनका बेटा बेटी जाके कर रहा था, और जापान में भी हुआ, है ना, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए, अगला है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहां से पाई? तो जीवक ने जो वैद्य की शिक्षा है वो पाई थी तक्षशिला से, ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का, जीवक कहां का रहने वाला था? तो जीवक जो है वो आपका रहने वाला था कहां का? 45 का राइट आंसर हो जाएगा राजगृह का, ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो जीवक की जो ख्याति है वो थी वैद्य के रूप में, ऑप्शन सी आपके 46 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम लोग फटाफट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। ये जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? ये जो अंग राज्य है वो आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? पटना में, नालंदा में, वैशाली में, भागलपुर में। 47 का बिल्कुल जो सही जवाब है ना वो हो जाएगा भागलपुर में। याद रखिएगा, बिहार का एक जिला है जिसका नाम भागलपुर है, वहीं पे ये जो अंग राज्य है वो अवस्थित था, ठीक है। बिंबिसार का संबंध जो है किस वंश से था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंबिसार के बारे में आपको पूछा जाता है, बिंबिसार वगैरह के बारे में, है ना। तो 48 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हर्यक वंश के बारे में, है ना। तो बिंबिसार का जो संबंध है वो हर्यक वंश से था, ऑप्शन भी आपके 48 का सही हो जाएंगे। अगला है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जो जरासंध का संबंध है वो था वृद्धृत वंश से, ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे 49 नंबर प्रश्न का। अगला है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? ये जो तक्षशिला है वो आपका गंधार राज्य में स्थित था, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। वही धर्म विजय यानी कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था, है ना। क्वेश्चन को चाहे घुमा दे, किसी तरीके से भी आप लोग को नहीं घूमना है। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के बारे में जो वर्णन किया गया है वो 13वें शिलालेख में किया गया है, और इसी में धर्म विजय का उल्लेख भी मिलता है अशोक का। धर्म विजय का भी मतलब हुआ कि जीत जो है वो किसका हुआ था? अशोक का हुआ था, यानी कि धर्म का जीत हुआ था, अधर्म का नहीं हुआ था। और इसके बारे में जो उल्लेख है वो अशोक का जो 13वां शिलालेख है वहीं पर होता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो है वो किसके समकालीन थे आप लोग को बताना है। बिल्कुल 53 का जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत आसान है, कई बार बता दिए। मगध की प्राचीन राजधानी कहां पर थी? तो मगध की जो प्राचीन राजधानी है वो आपकी थी राजगृह में। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, मगध की जो पुरानी राजधानी थी, प्राचीन जो राजधानी थी वो राजगृह थी। ठीक है, अगला प्रश्न है मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो मगध का जो प्राचीनतम गजवंश था, हाँ गजवंश है सॉरी, वो जो प्राचीनतम गजवंश था वो कौन सा था? नंदवंश होगा, मौर्य वंश होगा, हर्यक वंश होगा या फिर शिशु नाग्य वंश होगा? तो 56 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हर्यक वंश। ठीक है, तो मगध का जो पुरानी राजवंश था, गजवंश था, वो हर्यक वंश से था। ऑप्शन सी 56 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पाटलिपुत्र का किम गाजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? बताइएगा पाटलिपुत्र को कौन सा राजा था? यहाँ पर ये राजा लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताना है कि पाटलिपुत्र का कौन सा राजा था, है ना, किस राजा था जो कि सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को? वो राजा का नाम क्या था जो कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाई थी? 57 का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा उदयीन। उदयीन जो है वो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? यानी कि कौन सा नदी का संगम हुआ था, मिलन हुआ था, जिसके कारण जो उदयीन है ना, जो राजा उदयन है वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे। बताना है कि कौन से नदी का मिलन हुआ था? तो गंगा का भी, सोन का भी और पुनपुन का भी, यानी कि 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी के संगम पर। ठीक है, अगला प्रश्न है रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का जो प्रयोग है वो जनपद में सबसे पहले जो किया गया था वो किया गया था मगध में, है ना। मगध ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली था भाई, याद रखिएगा। थ्योरी वगैरह नहीं पढ़े हैं आप लोग को जरूर पढ़ना है। ठीक है, एडमिशन वगैरह ले लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कोर्स आपको वहां पर बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है ना। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था, तो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वो कहां पर अवस्थित था? 60 का जो राइट आंसर है बहुत जबरदस्त, वो आपका हो जाएगा बंगाल में। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति है, ठीक है, इसका जो लेखक है उनका नाम है हरिसन। याद रखिएगा इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक का नाम क्या है? हरिसन। और ये प्रश्न भी देखिए आपको कई बार पूछा गया है। 61 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? बताइएगा चाणक्य जो है वो भारत के कौन से शिक्षण संस्था में पढ़ाई किए थे? 62 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ऑप्शन भी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया है आप लोग फटाफट ऐप में जाएंगे। ऐप का नाम है तनु क्लासेस, जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद ऐप का नाम क्या है? तनु क्लासेस। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आपको ज्वाइन करना है संकल्प बैच, अगर अदर बोर्ड से हैं तो आपको ज्वाइन करना है सफलता बैच। ठीक है, और प्राइस अभी बहुत कम है, तो प्लीज पूरे साल का फी है, आपको एक मंथ में सिर्फ और सिर्फ 166 रुपये लग रहा है, जो कि 5 सब्जेक्ट का है। और अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो इतना तो समझिए आपका भाड़ा वगैरह लग जाता होगा। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरी तरीके से कोर्स, लाइव क्लासेस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ ही साथ टेस्ट, डाउट सेशन, ये सारा चीज होगा। और ऑल पीडीएफ दिया जाएगा, जो भी तरह का पीडीएफ है ना। और अगर आप सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का कुछ नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ पीडीएफ, तो वो जो है आपको मिल जाएगा ऐप पर ही, वो भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, तनु क्लासेस ऐप का नाम है, इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आप सारा चीज प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपका क्या था 63 नंबर कि प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है वो आपका स्थित था मगध में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 63 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और हम लोगों ने टोटल 63 प्रश्न किया, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। याद रखिएगा जो भी प्रश्न नहीं बना होगा उनको एक बार देख लीजिएगा। ये पीडीएफ जो है आप तनु क्लासेस ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी ज्यादा जानकारी के लिए, कोर्स के बारे में, कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, एडमिशन के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त करना है। जल्द से जल्द आप लोग कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए और डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बनने में आपकी बहुत हेल्प होगी। यानी कि आप भी उस जगह जा सकते हैं। आप लोगों ने जरूर देखा होगा हम लोगों का रिजल्ट इस बार का, हम लोगों ने कई डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर दिए हैं, है ना। तो आप भी उस स्थान पर आ सकते हैं। बस आप लोगों को मेहनत अच्छे से करनी होगी, कॉपी कलम अलग से बनाइए, सभी सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कीजिए, ढंग से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि आर्ट्स है तो बस ऐसे चले जा रहे हैं। देखिए आर्ट्स में एक सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो पास हो जाएंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे गेस्ट पेपर वगैरह, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन आराम से हो जाएंगे।
लेकिन अगर थोड़ा जैसे हम लोग पढ़ाते वैसे पढ़ेंगे तो गारंटी देते हैं 450 प्लस जो नंबर है वो आपका रखा हुआ है। और 400 प्लस तो हम लोगों ने कई हजारों के तादादों में रिजल्ट दिया है ना। 450 प्लस लगभग 50 प्लस स्टूडेंट हम लोग का आया है। तो इस अनुसार आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट जो है आपके बिल्कुल आ सकता है। बस आप लोगों को चाहिए मेहनत करना है ना, और सारा चीज आप लोगों पर निर्भर है। ऐसा नहीं कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद टॉपर बन जाइएगा, इसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, गाइडेंस आपको पूरी तरीके देंगे, मटेरियल आपको पूरा देंगे, कंटेंट आपको पूरा देंगे। बस आपको एक काम करना है, वो है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। थैंक यू सो मच आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। ऐसे पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़िए, सभी को जोड़िए, सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, तनु क्लासेस .com के बारे में। बिहार का एकमात्र चैनल है, और अदर बोर्ड से हैं तो वो भी आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकमात्र आर्ट्स का चैनल है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती है। आप सबको ये बात पता है। तो तनु क्लासेस .com कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। थैंक यू।